एक्सरसाइज 3.5 जो क्लास 10 एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन को करने से पहले तीन चीज हमें ध्यान में रखना होगा, और यहाँ पर तीन चीज दिया भी है। पहला कि रैखिक समीकरण युग्म मतलब होता है जोड़ा, पेयर। कोई लीनियर इक्वेशन है, उस लीनियर इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में दिया हुआ। सबसे पहली बात बोला है क्या, अद्वितीय हल होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन, किसका कोई हल नहीं है, या बोला किसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसके लिए हम लोग को तीन कंडीशन ध्यान में रखना होता है। पहला कंडीशन, जब a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू आ जाता है b1 by b2 के, तो इस स्थिति में बोलते हैं क्या बोलते हैं एक अद्वितीय हल है। क्या बोलते हैं? एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब दूसरा कोई नहीं, एक अद्वितीय हल। एक अद्वितीय हल कहने का मतलब होता है केवल एक हल, केवल एक हल, ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक हल। अगर दूसरा केस बोला किसका कोई हल नहीं है, जब हमें a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू दिख जाता है c1 by c2, तो इस स्थिति में क्या होते हैं? कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और इस स्थिति में क्या होता है, लाइन जो होता है, टू वेरिएबल इक्वेशन जो होते हैं जिसके पेयर होते हैं, वो दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। केवल एक हल में एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब a1 by a2 इक्वल दिख जाए b1 by b2 के, और वह इक्वल दिख जाए c1 by c2 के, तो उस स्थिति में बोलते हैं क्या होता है? अनेक हल होता है। क्या होता है? अनेक हल होता है, अनेक हल होता है। और अनेक हल होता है जैसे ये लाइन गया है, ये लीनियर लाइन गया है, इसी लाइन पर दूसरा लाइन फिर से ओवरलैप करता हुआ चला जाता है, उसी के ऊपर से लाइन चला जाता है, तो क्या होता है? इस स्थिति में अनेक हल होते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या बोला, अगर अद्वितीय हल की स्थिति उत्पन्न हो, अगर ये कंडीशन दिख जाए, तो क्या करना है? उसे व्रजगुणन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, अदरवाइज ज्ञात नहीं करेंगे। ठीक है, लिख दिए। पहला कंडीशन, जब a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2 के एक अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। और यह चीज याद करना है, एक हल होगा, एक जगह इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही हल होगा। जहां एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं करेगा कोई हल ही नहीं होगा। जहां एक लाइन पे दूसरा लाइन चलेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। सब जगह टच कर रहा है ना, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। लेकिन बोला कि अद्वितीय हल की स्थिति में आप उसे व्रजगुणन विधि से बनाए। किस विधि से बनाए? व्रज गुणन विधि का बात बोला, तो ये जान लेंगे पहले, तो ज्यादा अच्छा होगा कि ये व्रज गुणन विधि कैसे बनाए। तो इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, जिसके जरिए हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर पाएंगे। और ये कब लागू होगा? जब ऐसा होगा तब लागू होगा। जब कंडीशन ऐसा दिखेगा तब हम इस मेथड का यूज करेंगे, अदरवाइज हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अदरवाइज कहीं हल ही नहीं है। यहाँ तो हल ही नहीं है, यहाँ इतना हल होगा कि परेशान हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा बिना निकाल देंगे। तो ब्रज गुणन विधि कहाँ इस्तेमाल करेंगे? जब अद्वितीय हल होगा। तो ये ब्रज सचा है क्या, उसको थोड़ा समझते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो अभी जो दौड़ में हम लोग जी रहे हैं, उस दौड़ में एक चीज देखा गया, जो जिस क्षेत्र में जाता है उस क्षेत्र को अच्छा बोले, और उतना कुछ नहीं क्षेत्र में जाने से तो छोड़ दे। और कोई इंसान अपना सर मुड़वा लेता है, टकला हो जाता है, तो पता क्या ताजगी महसूस होती है टकला होने के बाद, और दूसरे को भी टकला करने की कोशिश में लगा रहता है। नहीं, तो ठीक वही काम यहाँ भी होता है। कोई व्यक्ति बीसीए करके आता है, बीसीए कोर्स जानते हैं ना, बीसीए करके बुर्बक बन गया वो, तो दूसरे को भी बीसीए करके बुर्बक बना देगा। कहने का मतलब हम लोग फार्मूला बोले हैं, ये ट्रिक है जिसके जरिए याद रख सकते हैं। बीसीए करके बन गया बुर्बक, या बोलते हैं कैसे भी, बड़ा कुत्ता आया भागो, कैसे याद रखना है रखो। और ब्रज गुणन विधि में देखो, बीसीए बुर्बक बोलो या बड़ा कुत्ता आया भागो बोलो। तो यहाँ पर देखो, पहला आदमी बन गया था बुर्बक, पहला आदमी बन गया था बुर्बक, दूसरा को छोड़ेगा क्या? नहीं, कम से कम 2 आदमी रहेगा तो ठीक रहेगा ना। तो ये बीसीए करके बन गया बुर्बक, और यह वेरिएबल एक्स वाई में था। किसमें था? एक्स वाई में वेरिएबल था, और एक कांस्टेंट टर्म था, जिंदगी भर एक लेना कांस्टेंट को। और यहाँ करते हैं फॉर्मूला कैसे जनरेट, देखो इसको इससे क्रॉस गुना, जिसको कहते हैं कैंचिया गुना, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना करके माइनस कर देंगे। ये डालेंगे किसके बट्टा में? तो एक्स के बट्टा में। तो फॉर्मूला बनेगा एक्स बट्टा b1 c2 माइनस c1 b2 बराबर, अब देखो इसको इससे गुना कर देंगे y बट्टा
C1A2 माइनस, इसको इससे गुना करेंगे तो A1C2, ठीक है, बराबर इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बट्टा A1B2 माइनस A2B1। तो ये समझ में आ गया होगा कि हम ब्रज गुणन विधि में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर समस्या ऐसा आता है, यहाँ पर हम लिखे A1 B1 B2 C1 C2 जो भी लिखे, ये है क्या, तो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि दो चर वाले जो समीकरण देखते हैं, रैखिक समीकरण, उसका फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अगर दो इक्वेशन का बात करते हैं तो इसको लेके चलते हैं हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन को लेके चलते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहां a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो है एक कैसा मान है, अचर मान है, अचर मान है, ये सब जो भी है अचर मान है। और यह एक कैसा नंबर हो सकता है, तो यह एक कैसा नंबर हो सकता है, कोई वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई भिन्न संख्या हो सकती है क्या। तो हम लोग को ये बात समझ में आया कि क्या करेंगे हम लोग, अगर हमें दिखेगा अद्वितीय हल तो लगा देंगे ब्रज गुणन विधि और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो ये क्वेश्चन जो हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 जो लिया गया है एक्सरसाइज 3.5 से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इतना रूल जानना पड़ेगा, और रूल बहुत बड़ा चीज था नहीं, फॉर्मूला तो याद हो ही गया है, ठीक है। तो मेरे पास तो अब जगह ही नहीं बचा है, तो क्या करेंगे कि इसको बोले, तो चलो बहुत समय गवा दिए, बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, यह पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। अब हम लोग लिखेंगे कैसे, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लिखते हैं x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 की तुलना मतलब कंपेयर, तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा दूसरा इक्वेशन मेरा क्या है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0 की तुलना, कंपेयर जिसको कहते हैं, तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर मतलब हम लोग तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर क्या पाते हैं, a1 की जगह पर ध्यान से देखोगे इसका गुणनांक कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो यानी यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो a1 बराबर हमें क्या दिखा, कुछ नहीं मतलब क्या, सबका मालिक 1 है ना। अगर हम लोग b1 की बात करें तो क्या दिखा, b1 की जगह पर कितना और c1 की जगह दिखा -3, क्या दिखा -3। जबकि हम बात करते हैं a2 का, b2 का और c2 का, तो क्या देखो a2 की जगह पर क्या दिखा, a2 के दूसरा इक्वेशन क्या दिखा 3, क्या दिखा 3, b2 की जगह क्या दिखा -9 और c2 की जगह क्या दिखा -2। तो हम पहले क्या बोले, सबसे पहले ये जांच करेंगे कि वास्तव में इक्वेशन का रूप कैसा है, इसका हल होगा या नहीं होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यदि केवल एक हल होगा तो इसको हम ब्रज गुणन विधि से बनाएंगे, अन्यथा छोड़ देंगे हम इसे, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं क्या चीज, जब हम लोग करते हैं क्या चीज, क्या करते हैं, चूंकि जब हम देखते हैं a1 बाई a2 तो बराबर दिखता है 1/3, क्या दिख रहा है। जबकि हम b1 बाई b2 देखते हैं तो हमें क्या दिखता है -3 बाई -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 कम 3, 3 तिया 9। और हम जब देखते हैं c1 बाई c2 तो हम क्या पाते हैं -3 बट्टा माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ देखें हमने क्या देखा, यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा ये चीज कि a1 बाई a2 बराबर तो दिख गया b1 बाई b2, लेकिन बराबर नहीं दिखा c1 बाई c2। ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, लाइन पैरेलल होता है, क्या होता है, रेखाएं समांतर होती है। जब रेखाएं समांतर होती है तो कोई हल ही नहीं होता है, पटरी कभी टकराता आपस में नहीं, तो कोई हल है क्या, नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि इस दो रैखिक समीकरण युग्म से, रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे को, या लिख सकते हैं क्योंकि इस दो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक
समीकरण युग्म एक दूसरे के समानांतर है, समानांतर है। जब समानांतर है तो कोई हल होगा क्या? हम लिखने का बहुत तरह से भाषा लिख सकते हैं, चूंकि लिख देते, चूंकि प्राप्त समीकरण युग्म क्या होगा? पैरेलल समांतर है, इसलिए इसके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखेंगे इसका सेकंड। तो सेकंड चलो जांच कर लेते हैं, उसके बाद मिटाया जाएगा, अगर जरूरत पड़ेगा तो बोला, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलो करते हैं इक्वेशन। हम लोग देखते हैं इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन का इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखते हैं। तो अब हम इतना मामा का कहानी नहीं लिखेंगे, ठीक है, सेम लिख लेना है। और चाहेंगे तो हम यहाँ पर मिटा कर लिख सकते थे। पहला इक्वेशन का अगर देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन का पहला इक्वेशन में A1 जो है वह है 2, ठीक है, A2 जो है 3 है, क्या है? 3 है। और अगर हम बात करते हैं B1 का, पहला इक्वेशन का B1 जो है तो देखते हैं 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है। और B2 जो है वह क्या दिख रहा है? 2 है, क्या दिख रहा है? 2 है। और पहला इक्वेशन का C1 और C2, ठीक है, C1 और C2। चलो जब ऐसे लिखे तो यही क्रम में लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? C1 बराबर कितना? तो इसका C1 क्या है? 5 है। उधर ले जाते तो -5 हो जाता है, नीचे वाले -8 माइनस कैंसिल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लिख दे 5 है, नहीं ले गए हैं तो। और ले जाते तो क्या लिखते? -5 है। और C2 बराबर क्या है? ले जाते तो क्या है? तो -8 है। समझ में आ रहा बात कि नहीं समझ रहा बात? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या चीज देखते हैं, A1/A2। तो A1/A2 क्या देखते हैं? 2/3, 2/3। B1/B2 क्या देखते हैं? 1/2, क्या देख रहे हैं? 1/2। और C1/C2 क्या देख रहे हैं? -5/-, ये तो कैंसिल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, चूंकि देख रहे हैं A1/A2 डज नॉट इक्वल टू दिख रहा है B1/B2 के, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू दिख रहा है B1/B2 के, यानी कि क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो इस युग्म का अद्वितीय हल होगा। इस युग्म का क्या होगा? इनकी लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो उतना कहानी नहीं भी लिखेंगे, तो लिख देंगे क्या चीज? इस समीकरण युग्म या रैखिक समीकरण युग्म, इस रैखिक समीकरण युग्म, इस रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। एक युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, जगह होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। चलो ये बात हम जान गए, किसका अद्वितीय हल होगा? क्योंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 के अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा तो क्या बोला था? किस मेथड से बनाने के लिए? ब्रज गुणन विधि से इसको हल करने के लिए। तो हम लोग ब्रज गुणन विधि से हल करते हैं, ठीक है। चलो यहीं पर कर देते हैं, इसको छोड़ देते, नहीं मिटाते। अब लिखते हैं हम लोग क्या चीज विधि से? ब्रज गुणन विधि से इसको क्या करते हैं हम लोग? हल करते हैं। तो ये क्वेश्चन का जो आधा सोल्यूशन है यहाँ पे है, ठीक है। ब्रज गुणन विधि से हल करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या जाने थे? फॉर्मूला BCA ना, तो बोले थे BCA लिख देते हम यहाँ पे, तो ज्यादा अच्छा होगा तुम लोग को समझने में। X Y और ये कांस्टेंट था, बोले थे BCA गुणक, BCA गुणक, ठीक है। 1 1 1 1 2 2 2 2, ठीक है। तो चलो यहाँ भी हम लोग अब सॉल्व करते थे। X लिख दिए, B1, तो B1 ढूंढो, क्या है? 1 है, क्या है? 1, लिख दिया 1। चलो Y भी लिख ही देते हैं, कांस्टेंट 1 भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत? 1 C1 बोलेगा -5, क्या है? -5। समझ में आ रहा बात? BCA A1 बोलेगा 2 और B1 फिर बोलेगा 1, क्या बोलेगा? 1। समझ में आ रहा बात? अब आते हैं हम लोग B2 के, B2 क्या बोलेगा? 2, B2 बोलेगा 2 और C2 क्या बोलेगा? -8। A2 क्या बोलेगा? 3 बोलेगा, ठीक है, A2 बोलेगा 3। B2 क्या बोल देगा? 2। अब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते चल जाएंगे और आगे सॉल्व कर लेंगे। तो चलो करते हैं। आ रहा है क्या सब? हाँ। X/1 8, 8 को एक जगह लगाया माइनस, तो माइनस, ध्यान से बना, माइनस फॉर्मूला में था। अब 5 दूनी 10 तो -10 बराबर। अब इसको इससे करेंगे तो -5 TI। हमेशा याद रखना है, ऊपर से पहले स्टार्ट करेंगे गुना करना, ऐसे जाएंगे, ऐसे पहले, ठीक है ना, उल्टा नहीं करना, गलती हो जाएगा। 5 से 5 TI 15 -15 माइनस फॉर्मूला वाला, -8 को 2 से गुना करेंगे तो -16, क्या लिखाएगा? -16 बराबर 1/2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3। हमेशा याद रखना, गुना इधर से स्टार्ट, ऐसे जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या निकलता है, यहाँ हम करते हैं क्या, सही रहेगा। यहाँ से हम लोग यहाँ आते हैं करने, तो x बट्टा क्या आ जाएगा? देखो x बट्टा -8 माइनस माइनस +10,
बराबर y बट्टा -15 माइनस माइनस +16 बराबर 1/1 आ गया ना, 1/1। और हम लोग यहाँ क्या करते हैं, वेरिएबल बराबर कांस्टेंट और वेरिएबल बराबर कांस्टेंट, वेरिएबल का तुलना कांस्टेंट के साथ कराएंगे, यानी एक्स वाला का तुलना एक बार कांस्टेंट के साथ, एक बार वाई वाला का तुलना कांस्टेंट वाला के साथ कराएंगे, तो वहां से हमें एक्स और वाई निकल के आएगा। देखो यहाँ पर से एक्स बट्टा क्या आ गया, 10 में से 8 गया तो 2 बराबर 1/1। समझ में आ रहा बात, तुलना करा दिए। और यहाँ से y बट्टा 16 में से 15 गया तो 1 बराबर में 1/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो x बराबर यहाँ से आ गया 2 और यहाँ से y बराबर आ गया 1, और यही मेरा हो गया x और y का वैल्यू, जो कि है फाइनल आंसर। चलो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 हाँ आ गया, 3 का टिकट महाविकट। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग थर्ड देखते हैं, और जो रूल रेगुलेशन सीख गया है वो तो सोनाक्षी सिन्हा तान करके क्वेश्चन को बनाएगा, बाप का नाम ऋतिक रोशन कर देगा ना रे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड ऐसा वाला थर्ड नहीं, रमन वाला था ना रे, रोमन भाषा में रमन वाला। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह है ये 3x - 5y बराबर 20। हाँ इसको अब हम लिखे तो बोलेंगे 3x - 5y - 20 बराबर 0 की तुलना। देखो भाषा तो अपना हाथ का है, की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर। और दूसरा इक्वेशन मेरा क्या है, 6x - 10y बराबर 40। तो 6x - 10y - 40 बराबर 0 की तुलना a2x + b2y + c2y बराबर 0 से करने पर कर देंगे। जब करेंगे तो क्या पाएंगे यहाँ a1 बराबर ध्यान से देखोगे, आंख फाड़ करके देखोगे, सब कुछ नजर आएगा कि a1 के जगह पर क्या है, 3 है। और अगर हम देखें b1 के जगह क्या है, तो देखो ना आगे लग -5, तो b1 के जगह क्या है -5। अगर हम देखेंगे c1 का बात करते हैं, c1 यहाँ है और c1 यहाँ है, क्या है यहाँ -20 है, क्या है तो c1 बराबर यहाँ -20। ठीक है, ठीक इसी प्रकार a2 बराबर क्या पाएंगे, a2 बराबर क्या पाएंगे 6 पाएंगे, अब b2 बराबर क्या पाएंगे -10 पाएंगे। ठीक है, और c2 बराबर क्या पाएंगे -40 पाएंगे। पा लिए ना, यहाँ ये सब चीज पाए, और हम करते हैं क्या, इसीलिए a1/a2 बराबर 3/6, b1/b2 बराबर -5/10 और c1/c2 बराबर -20/-40। ठीक है, लगा दिया उसको क्वेश्चन में 40। तो क्या है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 है ना, यहाँ माइनस छूट गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस से माइनस पार हो गया, अभी हाथ कंगाल हो गया, 1/2 आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा रिजल्ट सब 1/2 दे रहा है, तो चूंकि हमने देखा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, बोला क्या अद्वितीय हल की स्थिति नहीं। यहाँ देखते हैं क्या है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है ना, अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है। अतः इस रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और हर क्वेश्चन में लैंग्वेज हर तरह का इसे लिख देते हैं कि जो समझ में अच्छा से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अतः इस रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे, क्योंकि लाइन रेखाएं क्या है, समपाती है। रेखाएं क्या है, समपाती। वो भी लिखने का माना लिख सकते होंगे, क्योंकि रेखाएं समपाती है, रेखाएं समपाती है, मतलब एक लाइन पे दूसरा लाइन चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 3 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो हम स्टार्टिंग से कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो यहाँ पर a1 बराबर क्या पाएंगे, कुछ नहीं मतलब 1, b1 बराबर क्या पाएंगे यहाँ पे -3, और c1 बराबर क्या पाएंगे -7। ठीक है, a2 बराबर क्या पाएंगे 3, b2 बराबर क्या पाएंगे हम लोग -3, और c2 बराबर क्या पाएंगे -15 ना। तो यहाँ पे वही करते हैं, a1/a2 बराबर 1/3, b1/b2 बराबर -3/-3। ठीक है, और c1/c2 बराबर -7/-15, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3 1/1। यहाँ पर हम देख रहे हैं, चूंकि देख रहे हैं a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के,
जब ऐसा स्थिति होगा इस रैखिक समीकरण युग्म के क्या होंगे, इस रैखिक समीकरण युग्म के क्या होंगे, एक अद्वितीय हल होंगे ना। तो लिख देंगे अतः इस रैखिक समीकरण युग्म के क्या होंगे, एक अद्वितीय हल होंगे, एक अद्वितीय हल होंगे। अगर अद्वितीय हल होंगे तो बोला इस स्थिति में इसे वज्र गुनी से बना देना है, मतलब वज्र गुणन विधि से क्या करना है, बना देना है। और जगह यहाँ पे प्रचुर मात्रा में है तो हम यहाँ बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का रेस्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का रेस्ट पार्ट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। कौन विधि से बनाते हैं, वज्र गुणन विधि से हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हम लोग तो सीख के आ गए थे एक्स वाई और कांस्टेंट, बी सी ए बुर्बक बी। तो देखो बी मतलब पहला बुर्बक कौन है उसमें से, -3। सी मतलब दूसरा बुर्बक क्या है, -7। बी सी ए पहला बुर्बक क्या है, 1। बी सी ए बुर्बक B4, फिर यहाँ से -3। दूसरा के लिए ऐसे लिखना बड़ा आसान होता है लिखने में। दूसरा बुर्बक कौन है इसमें, बी -3, सी -15, बी सी ए मतलब 3, बी सी ए बुर्बक बी मतलब -3 लिख दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस गुना करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस गुना। पहले बोल दिया, पहले इधर से ढूंढेंगे सम में, पहले इधर वाला गुना करते हैं। तो पहले इसको इससे गुना कर देते हैं, x बट्टा ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 15 तिहाई माइनस 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 प्लस 7 तिहाई बराबर, ठीक है। 7 तिहाई y बट्टा माइनस 21 माइनस 15 कम -15, ठीक है, बराबर 1 बट्टा 1 तिहाई 3 माइनस लग रहा तो माइनस, फिर इसको इससे 3 तिहाई 9 माइनस 9, ठीक है। तक यहाँ से x बट्टा क्या है, 45 में से 21 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 24 बराबर y बट्टा -21 माइनस माइनस प्लस 15 और बराबर 1 बट्टा क्या आ गया, -3 माइनस माइनस प्लस 9। तो यहाँ से आ गया x बट्टा 24 बराबर y बट्टा -6 और बराबर 1 बट्टा माइनस नहीं, यहाँ से सीधे 6। मतलब वेरिएबल का तुलना कांस्टेंट के साथ कराने पर x बट्टा 24 बराबर 1 बट्टा 6 और दूसरा क्या बोल सकते हैं, y बट्टा -6 बराबर 1 बट्टा 6। क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या आ गया, 6x बराबर 24, 6 के में 6 चौक 24, इसलिए x बराबर 4, x बराबर क्या आया, और y बराबर निकालते हैं हम लोग। यहाँ से यहाँ गुना कर दिए तो क्या आ गया, -6y बराबर 6, ठीक है। 6y प्लस में 6 एकम 6, इसलिए y बराबर कितना गया, -1। तो x और y का मान यहाँ से हमें प्राप्त हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो गया।